Yes, hello students. Now we are doing revision of chapter 1 Economics and Economy. Clear? Economics and Economy. Why there is economics and what do you mean by economy? And you all know human wants are unlimited but the means to satisfy them are limited or scarce. इसका मतलब ये है कि जो आपकी wants है, जो आपकी नीड्स हैं, एस्पिरेशंस है, डिज़ायर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा है. क्लियर? और उसको फुलफ़िल करने के लिए जितने भी हमें रिसोर्सेज चाहिए धरती के ऊपर, वो बहुत कम है. क्लियर? एंड द मीन्स आर कॉल्ड वेल्थ. जो मीन्स हम बोल रहे हैं कि मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड, उस मीन्स को हम बोलते हैं वेल्थ. वेल्थ मतलब आपके पास पैसा, धन दौलत जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आपकी डिज़ायर है. ईच हाउस होल्ड, अब हम हाउस होल्ड की बात करते हैं, कंज्यूमर की बात करते हैं, जैसे हम सब हैं, उनको क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन चाहिए. सेटिस्फैक्शन कैसे चाहिए? जितना भी उनके पास पैसा है उससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको सेटिस्फैक्शन चाहिए, जितना वो जो कुछ चाहते हैं वो उसको मिले. क्लियर? और एक जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन करता है, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, वो क्या चाहता है कि मैं जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाऊं, जो मेरे पास स्केर्स मीन्स हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है मेरे पास, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूं, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो मेरा. प्रोड्यूसर ये चाहता है. और जब हम लेवल ऑफ इकोनॉमी देखते हैं, क्लियर? लेवल ऑफ इकोनॉमी मतलब कि जो इकोनॉमी एज ए होल, पूरे देश के बारे में हम चाहते हैं, तो हम क्या चाहते हैं? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन इम्प्लाइज मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, कि जो देश है उसका ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो. प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि मैं जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाऊँ उससे प्रॉफिट ज़्यादा मिले. और हाउस होल्ड क्या चाहता है? जो कंज्यूमर है वो क्या चाहता है कि मैं कम से कम पैसा लगा के मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उससे सेटिस्फैक्शन मिले. क्लियर? तो टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन एट द इंडिविजुअल लेवल, maximization of profit at the level of producer, clear, and the maximization of social welfare at the economy level as a whole, that we need to study economics. इन सब को पूरा करने के लिए कि सेटिस्फैक्शन कैसे मिल सकती है, प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रॉफिट कैसे मिलेगा, और जो इकोनॉमी है उसमें सब लोगों का सोशल वेलफेयर कैसे होगा, तो उसकी रैशनल मैनेजमेंट हम रिसोर्सेज की कैसे करेंगे, उस सब को पूरा करने के लिए वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स. अगर हम ये कहें कि इकोनॉमिक्स इज़ द रैशनल मैनेजमेंट, क्लियर, रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एट माइक्रो लेवल एज वेल एज मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल एज वेल एज मैक्रो लेवल. माइक्रो का क्या है? इंडिविजुअल हो गया, ओके, एंड उसमें इंडिविजुअल आपका प्रोड्यूसर भी आ जाएगा, फॉर्म भी आ जाएगी. और मैक्रो लेवल एज ए इकोनॉमी, एज ए होल हम कंट्री कह सकते हैं. ठीक है? तो जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसका ध्यान रखना है आपने. जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको हम कैसे उसकी रैशनल मैनेजमेंट करें कि उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले. एक बात हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, कि अगर इस धरती के ऊपर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तो हमें कभी भी इकोनॉमिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. क्लियर? इकोनॉमिक्स की बुक कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती अगर इस धरती के ऊपर ऑन दी अर्थ यहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते. अब लिमिटेड रिसोर्सेज है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हमने सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर करना है, देन इकोनॉमिक्स टेल्स अस द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज. दैट्स वाई वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स. अब बात ये आगे है, क्योंकि स्केर्सिटी है, कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, तो क्या होगा कि जितने भी जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा? चॉइस. मान लो आपके पास 100 रुपीज़ है, आप मार्केट में गए, आपने वहाँ पे सामान खरीदना है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने लेनी है, तो 100 रुपीज़ में सब कुछ तो नहीं आएगा. तो क्या करेंगे आप? वहाँ पे आप चॉइस करेंगे, चूज़ करेंगे कि आपको कौन सी चीज़ें पहले लेनी है. तो जो स्केर्सिटी है
उससे क्या मिलेगी, चॉइस उत्पन्न होगी। क्लियर। अब स्केर्सिटी का क्या मतलब है, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन द डिमांड फॉर रिसोर्सेज। डिमांड हमारी ज़्यादा है और सप्लाई आपकी कम है। मतलब मार्केट में अगर आप गए तो जो रिसोर्सेज हैं वो कम मात्रा में है, लेकिन आपकी डिमांड, आपकी एस्पिरेशंस, आपकी नीड्स, आपकी डिमांड जो भी है वो डिज़ायर है बहुत ज़्यादा है। तब वहाँ पे क्या होगा, स्केर्सिटी होगी, कमी होगी रिसोर्सेज की। क्लियर। जब ऐसी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, आपका चॉइस आएगी, आपको चूज़ करना पड़ेगा कि क्या होगा। अब चॉइस क्या है, चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। क्लियर। जो रिसोर्सेज है उनमें से आपको चॉइस करनी पड़ेगी। अब कहाँ से, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इस बात को हमेशा याद रखना है कि रिसोर्सेज अगर लिमिटेड भी है तो उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे एक आपका लैंड का टुकड़ा है, ठीक है, आप इसके ऊपर वीट लगाते हो। जब आप पूरा वीट लगाते हो तो आपको मान लेते हैं आपको 20 क्विंटल जो है वो आपकी गेहूँ हो जाती है वहाँ पे। क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे जो वीट है, अगर आपने साथ में राइस भी लगाने हैं या कोई और फसल लगानी है तो आप क्या करेंगे, इसमें हाफ हाफ करेंगे। क्लियर। अब क्योंकि इस लैंड के जो लैंड का पीस है ये कई जगह पे काम आता है, जहाँ वीट भी उग सकती है, राइस भी हो सकता है, जहाँ कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, रोड्स भी हो सकते हैं। तो इस रिसोर्सेज के जो लैंड एज ए रिसोर्सेज है उसके अल्टरनेटिव यूजेस है। जब हम दूसरे यूज़ में इसको लेके आएंगे तो जो पहले वाला यूज़ जिसके है, जैसे वीट हम इसमें पूरा लगाते थे तो 20 क्विंटल हम कह सकते हैं कि वहाँ पे गेहूँ होती थी, वहाँ पे कमी आएगी। क्लियर। तो अल्टरनेटिव यूजेस की वजह से भी जो हमारे चॉइस है उसको एडजस्ट करता है कि आपने करना क्या है, वहाँ पे वीट उगानी है या आपने राइस करना है। क्लियर। तो क्या है आपका, स्केर्सिटी से क्या होगा, चॉइस, और चॉइस में क्या है, डिसीजन मेकिंग। तब आप डिसीजन लोगे कि आपने वीट की ओर जाना है या राइस या कंस्ट्रक्शन करनी है, किसकी ओर लिया है। जब आप डिसीजन लोगे तो वहाँ पे क्या करेंगे आप, रैशनल मैनेजमेंट, समझदारी से आप सारे रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। क्यों, ताकि जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, जो इंडिविजुअल है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोड्यूसर को क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, और सोसाइटी जो इकोनॉमी है उसको क्या मिले, सोशल वेलफेयर। क्लियर। तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज ए रैशनल मैनेजमेंट, ठीक है, ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। क्लियर। जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसकी रैशनल मैनेजमेंट है टू टेक सेटिस्फैक्शन एट ए माइक्रो लेवल एज वेल एज मैक्रो लेवल। जो आपकी बुक में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखी है वो भी सही है। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन्स इन सच ए मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड द सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। ये उसी में आ जाएगा आपका। जब हम माइक्रो लेवल की बात करते हैं तो जहाँ पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आ जाएगा, और जब हम मैक्रो लेवल की बात करेंगे वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सोसाइटी आएगी। तो दैट्स वाई हमें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ी, ताकि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको यूज़ करके हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। नाउ वी आर डूइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपकी +1 में तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जब आप +2 में जाओगे तो वहाँ पे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगी। इसका डिफरेंस क्या है, क्लियर। फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म एंड इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर। मतलब जब भी हम माइक्रो की इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे एक ही आदमी की, चाहे वो इंडिविजुअल फर्म हो चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, आप ग्रुप ऑफ फर्म्स में को भी हम एक इंडिविजुअल फर्म कह सकते हैं। जैसे बहुत सारी फर्म्स मिलके एक फैक्ट्री बना लेते हैं, हम यूनिट बना लेते हैं, वो भी आप इंडिविजुअल में ही काउंट करेंगे। तो उसकी स्टडी करते हैं, इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको स्टडी करते हैं। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं then macroeconomics studies economic relationship or economic problem at the level of the economy as a whole।
पूरी इकोनॉमी, अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, पूरे इंडिया के अंदर सब कंज्यूमर्स भी आ जाएंगे, सब प्रोड्यूसर्स भी आ जाएंगे, ठीक है, उसके बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है उसको स्टडी करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। दैट्स वाई वी कॉल माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर्ड एज द थ्योरी ऑफ प्राइस, क्योंकि प्राइस का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। प्राइस के साथ ही इंडिविजुअल के, क्योंकि डिमांड एंड प्राइस के ऊपर हमने थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा, उसमें क्या था, प्राइस का ही चक्कर था। इंडिविजुअल के ऊपर प्राइस का वो चक्कर, उसका रिलेशन रहता है। क्यों, प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी, इसलिए इसको थ्योरी ऑफ प्राइस को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल के साथ कंसर्न करता है। लेकिन जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। हम उसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेके चलते हैं, ठीक है। जो ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है, ये केन्स की थ्योरी है। इकोनॉमिस्ट थे, केन्स थे, उनका कहना था कि जो एज ए होल जो थ्योरी आपका डिटर्मिनेशन है इक्विलिब्रियम में कहाँ आता है, व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस। एडी इज इक्वल टू एएस। एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, पूरी इकोनॉमी के अंदर डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी हो रही है। जब दोनों जो बराबर हो जाएंगे तब आपकी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब इकोनॉमी में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सोशल वेलफेयर होगा। क्लियर। इसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्यों कहते हैं, वो कहते हैं कि हायर द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जितना हम एम्प्लॉयमेंट देंगे उतनी इनकम जनरेट होगी, क्योंकि जितना एम्प्लॉयमेंट देंगे उतनी वर्क फोर्स होगी, उतनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी और इनकम लेवल हमारा बढ़ेगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, जिसमें एडी इज इक्वल टू एएस जब होता है देन द सोसाइटी अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्लियर।